जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। आपको करना बस इतना सा है, जो भी लेक्चर अपलोड होते जा रहे हैं उसे कंटिन्यूअसली देखते जाना है। अब जैसे जैसे आप लेक्चर्स को देखते जाओगे वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्डअप होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी भाई। और जब नीट या जेईई का पेपर होगा तो बहुत रफ्तार में क्वेश्चन को फोड़ दोगे यार। जीओसी 1 में अपन ने 3 टॉपिक्स पर मेनली बात करते हैं। पहला बॉन्ड क्लीवेज, जिसकी बात कर चुके हैं। दूसरा टाइप ऑफ रीजेंट, उसकी भी बात कर चुके हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है जीओसी 1 में, वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अपन को मेनली डिस्कस करने, क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे कि हमें कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ना है, क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाली हैं, उन सब की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 4 इफेक्ट आते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट को कुछ लोग रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। आपने अगर कभी सुना हो क्लास 11th में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बनाए थे, फॉर्म करे थे, ठीक है। तो वहां पर अपन कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। यहां पर अपन थोड़ी थोड़ी बातें इनकी जान लेते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर अपन इन्हें डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप आई इफेक्ट के नाम से जानते हो। यह सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, परमानेंट नेचर का होता है। ये ध्यान रखेंगे, परमानेंट नेचर का होता है। और इसमें क्या देखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे आई इफेक्ट कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, परमानेंट नेचर का होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। वहीं अगर मैं मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो इसे एम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पाई बॉन्ड के अंदर होता है, परमानेंट नेचर का होता है और इसमें क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डीलोकेलाइजेशन अलग होता है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्या होता है भाई? डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट थर्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे आप प्यार से एच इफेक्ट के नाम से जानते हो। सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, परमानेंट नेचर का होता है और यहां पर डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। मीजोमेरिक इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन होता था पाई इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहां पे जो डीलोकेलाइजेशन है वो किसका हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। इस बात का ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डीलोकेलाइजेशन अलग होता है। क्या होता है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। फोर्थ इफेक्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे आप ई इफेक्ट के नाम से जानते हो। पाई बॉन्ड के अंदर होता है, टेम्पररी नेचर का होता है, टेम्पररी नेचर का होता है। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जनरली देखा जाता है कि सॉल्वेंट है तो ये इफेक्ट शो हो जाएगा, सॉल्वेंट को हटाया इफेक्ट खत्म हो गया। टेम्पररी नेचर। ये ऊपर वाले 3 परमानेंट थे, ये वाला टेम्पररी है। यहां पर ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, यहां पर ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। मीजोमेरिक इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन हो रहा था पाई इलेक्ट्रॉन का, यहां ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये थोड़ी बहुत जनरल चीजें आपको पता होना चाहिए इफेक्ट्स के बारे में। अब इन्हें एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इनकी पूरी कुंडली खोलना स्टार्ट करेंगे कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या एप्लीकेशन आती हैं, उन्हें एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेनली अपन को जो 3 इफेक्ट डिस्कस करने हैं, ये तो बहुत छोटा सा 10 मिनट का इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेनली अपन को ये 3 ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने हैं: इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इन तीनों को अपन को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा और इनकी कुंडली थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे पास आ रहा है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हो भाई। इंडक्टिव इफेक्ट को आप क्या बोलते हो? आई इफेक्ट भी बोलते हो, ये ध्यान रखेंगे भाई। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स मोरियन एटम, ठीक है। जो भी मोरियन एटम होगा उसकी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, मैंने पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कहा है,
फुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे आप बहुत आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि समझें कि आपके पास कोई कार्बन चेन है, यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहां पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है X। इस कार्बन को मैं नाम देता हूं 1, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, राइट। अब यहां पर अगर मैं मान के चलता हूं कि जो En है भाई, ठीक है, En ऑफ X ग्रेटर देन En ऑफ C1, राइट, C1 से ज्यादा En X की। अगर इसकी En ज्यादा है, आप जानते हो कि ये बॉन्ड कोवेलेंट है, अगर कोवेलेंट है तो इक्वल शेयरिंग से बना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस X का है और इससे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अगर इसकी En ज्यादा है तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बीच में थे तो दोनों पर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, अगर थोड़ा सा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव का चार्ज आ गया। इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर चले गए तो इसके पास थोड़ी सी कमी आ गई, उस कमी को शो करने के लिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स मोर En एटम, और इसी को आप क्या बोलते हो, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ग्रुप लगाया जाए उसकी En कम भी तो हो सकती है भाई। तब क्या होगा, तब यहां पर देखो तब क्या होगा, जैसे कि समझो कि आपके पास है C3, ये C2, ये C1, और यहां पर एक और ग्रुप लगा के रखा हुआ है Y, और यहां पे मैं मान के चलता हूं कि जो En है Y का वो क्या है, कम है, किससे, En ऑफ C1 से। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, इक्वल शेयरिंग से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस Y का। अगर C1 की En ज्यादा है, अगर C1 की En ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, Y के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से कार्बन की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। वो पार्शियली इधर होंगे तो इस पर थोड़ी सी ज्यादा जाएंगे तो डेल नेगेटिव का चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव का चार्ज। अब यहां पर समझें कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो X था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, और Y जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो यहां पर X का कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा, ये तो यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये इसे क्या बोलोगे, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहां पर थोड़ा सा समझना कि जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये C2 से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि भाई चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की तो ये कोशिश करेगा यार कि भाई चार्ज मेरा किसी भी तरीके से क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। हर चार्ज स्पीसीज ये चाहती है कि मेरा चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये जो C1 पे चार्ज आया है वो C2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नॉर्मल सी बात है। यहां पर भी क्या है, इक्वल शेयरिंग से बना है। अब यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज C1 पे डेवलप हुआ है, वो क्या कर रहा है, C2 से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे इधर। ठीक है, तो यहां पर थोड़े सा क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। सपोज मैं मान लेता हूं डेल पॉजिटिव डैश का चार्ज आ गया, इस पे कमी आई तो इसने यहां से खींचे तो इस पर भी थोड़ी सी कमी आ गई, डेल पॉजिटिव डबल डैश। याद रखने वाली बात यह है कि जितना चार्ज C1 पे डेवलप हुआ था उससे कम चार्ज C2 पर डेवलप होगा, और C2 पे जितना चार्ज डेवलप हुआ है पॉजिटिव उससे कम चार्ज C3 पे डेवलप होगा। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, खींचने की जो पावर है वो क्या हो रही जा रही है, कम होती जा रही है भाई। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपका सबसे ज्यादा चार्ज क्या है, डेल पॉजिटिव, फिर उससे कम है डेल पॉजिटिव डैश, फिर उससे कम है
डेल पॉजिटिव डबल डैश। ठीक है, यहां पे चार्ज कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, जैसे कि यहां पर ज्यादा है तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, यहां पर आप देखोगे तो ये क्या करेगा, इससे खींचेगा, यहां पर ये इधर इससे खींचेगा तो यहां पर डेल नेगेटिव डैश का चार्ज आएगा, फिर ये इससे खींचेगा डेल नेगेटिव डबल डैश का चार्ज आएगा, यहां पर भी सबसे ज्यादा चार्ज डेल नेगेटिव, फिर उससे कम डेल नेगेटिव डैश, फिर डेल नेगेटिव डबल डैश, ये चार्ज का ऑर्डर रहने वाला है। अब यहां पर थोड़ी सी बात ये आती है कि ये जो खींचना है या देना है इलेक्ट्रॉन को, वो सिर्फ थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है, यहां तक ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसके बाद जो चार्ज डेवलप होता है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, ये खींच रहा है या डोनेट कर रहा है वो किस बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर ना, कि भाई यहां पर ये इससे खींच रहा है, C3 से खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसके पास कमी है। अब इसके पास नेग्लिजिबल कमी होगी तो वो दूसरे से क्यों खींचेगा भाई। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, जो खींचने की या देने की जो क्षमता है, जो आपकी टेंडेंसी है, जो पावर है, वो क्या होती जा रही है, कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। तो जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट रहता है वो सिर्फ थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि जो चार्ज है वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। चार्ज जैसे ही कम होगा, खींचने की पावर या विड्रॉइंग या फिर रिलीजिंग पावर जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो उन्हें आप बोलते हो माइनस आई ग्रुप। इन्हें क्या बोलते हो, माइनस आई ग्रुप बोलते हो इन्हें। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें प्लस आई ग्रुप बोलते हो। और ये जो इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, ऐसे बोलोगे ये माइनस आई इफेक्ट है भाई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट की बातें। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि सर ये कितना खींच रहा है या कितना डोनेट कर रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ भाई, डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन को अपन ने रेफरेंस माना हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में कितना रिलीज कर रहा है वो प्लस आई पावर डिनोट करेगा उस ग्रुप की, और कितना विड्रॉ कर रहा है उसकी माइनस आई पावर को डिनोट करेगा। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई पावर और माइनस आई पावर देते हैं, उनकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। क्या ऑर्डर रहता है वो सब बात करते हैं। प्लस आई पावर की बात करें कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, उनकी क्या पावर का सीक्वेंस होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई पावर रहती है, प्लस आई पावर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा NH नेगेटिव की होती है, देन O नेगेटिव की होती है, देन COO नेगेटिव की होती है, देन 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन, देन 1 डिग्री कार्बन, देन CD3, देन CH3, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बेसिकली आपने I कितना माना है, 0 मान के रखा हुआ है, रेफरेंस मान के रखा हुआ है। ये समझ रहे हो, 3 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे कि ऐसा, जैसे कि समझना, ये जो कार्बन है, ठीक है, यहां पर एक R1 कनेक्टेड है, ये R2 कनेक्टेड है, ये R3 कनेक्टेड है, ठीक है, और ये इसकी फ्री वैलेंसी ये किसी चेन से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो कार्बन रहेगा उसे आप क्या बोलोगे कि यार ये तो 3 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री का मतलब ये कार्बन 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, R1 और R2, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये जो कार्बन होगा वो 2 डिग्री होगा। 1 डिग्री का मतलब ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड हो, यहां पर H, यहां पर H, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। CD3 मतलब यहां पर हाइड्रोजन का आइसोटॉप लगा हुआ है, CD3 आइसोटॉप लगा हुआ है, ये ध्यान रखें, CD3 का ज्यादा है। यहां पर आप देखोगे यहां पर C, एक D, ठीक है, और यहां पर H3, तो इसका ज्यादा आ रहा है, ये ध्यान रखें। यहां पर ड्यूटेरियम है H12, ठीक है, H12 है ड्यूटेरियम, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर आपके दिमाग में होना चाहिए, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CD3, CH3, और हाइड्रोजन का क्या 0 रेफरेंस माना हुआ है। अब जैसे ये हाइड्रोजन आया, प्लस आई खत्म, माइनस आई स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप समझेंगे कि सबसे ज्यादा जो माइनस आई पावर होती है, प्लस आई पावर का सीक्वेंस देख लिया, माइनस आई पावर का अगर सीक्वेंस की बात करें कि माइनस आई की पावर का क्या सीक्वेंस होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तो माइनस आई पावर होती है। माइनस आई का मतलब खींचने वाली, ठीक है, माइनस याद रखना है, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब किसी से छीनना,
उसका हक छीनना, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव है मतलब डोनेट, दानवीर भाई, और माइनस है मतलब दूसरे का हक छीन रहा है भाई। ठीक है, तो ये माइनस नेगेटिविटी मतलब। ठीक है, तो माइनस आई पावर को अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई पावर होती है, खींचने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की, डिस्प्लेस करने की जो पावर है, वो सबसे ज्यादा NF3 की होती है। NF3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव। इन तीनों की भाई मैक्सिमम माइनस आई पावर, किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। सबसे ज्यादा NF3 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, फिर NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हैलोजन। हैलोजन में देखोगे सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन आपके पास OR ईथर, देन अल्कोहल, देन आपका ट्रिपल बॉन्डेड, देन आपका NH2, देन PH, देन डबल बॉन्डेड, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दोबारा से आई कितना, 0, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास प्लस आई पावर और ये माइनस आई पावर का कुछ सीक्वेंस, कुछ ऑर्डर जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस पावर देगा, कौन सा माइनस आई देगा, और उनकी पावर का क्या सीक्वेंस है कि कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, कौन ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसे बार बार देखें, इन पावर को लिखें, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें। बार बार देखोगे, रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे, बार बार देखोगे दिमाग में छप जाएगा भाई, ये ध्यान रखें। आपको थोड़ा सा अंदाजा जरूरत होता है। ठीक है, रटना की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा चाहिए होता है और अंदाजे से आप खेल सकते हो यार। ठीक है, तो ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट की थोड़ी बहुत कहानी है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में अभी आपके पास बचा हुआ है इफेक्टिवनेस ऑफ आई इफेक्ट, की आपका आई इफेक्ट कितना इफेक्टिव है, उसे आप एक रूल के अकॉर्डिंग देखते हो, जिसे आप नाम देते हो DNP रूल। अब ये DNP रूल क्या होता है, उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट में जो हमारे काम का है, वो है इफेक्टिवनेस ऑफ आई इफेक्ट, कि आपका आई इफेक्ट कितना इफेक्टिव है, उसे पहचानने के लिए आपके पास एक रूल होता है जिसे आप नाम देते हो क्या, DNP रूल। DNP रूल आप इसे बोल सकते हो। DNP रूल का मतलब क्या, कि जब भी आपको यह डिसाइड करना है कि आपका आई इफेक्ट कितना इफेक्टिव है, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखेंगे ग्रुप्स का, डिस्टेंस ऑफ ग्रुप, देन नंबर ऑफ ग्रुप पर बात करेंगे आप, देन पावर ऑफ ग्रुप की बात करेंगे, देन पावर ऑफ ग्रुप की बात करेंगे। इस DNP रूल को बहुत आसानी से आप समझें, जैसे कि आपके पास ये कुछ इस तरह से मैं बनाता हूं कुछ एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है और यहां पर कुछ हैलोजन के ग्रुप लगाए हुए हैं, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर 2 ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन। अब यहां पर हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो आयन है उनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। एक बात आप समझें कि जो आपका नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन को कम करना है तो हमें ऐसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तभी आप वो न्यूट्रल हो पाएगा। और इलेक्ट्रॉन कौन खींचते हैं, जो माइनस आई वाले होते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी माइनस आई वाले बढ़ाएंगे। ठीक है, माइनस आई वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या नॉर्मल। अब यहां पर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं भाई वो अलग अलग हैं। पहली बात तो अपन पावर से अपन कंपेयर करने की सोचेंगे तो फिर यहां पे आएगा कि सर ये तो डिस्टेंस भी कम हो गया, फिर नंबर भी अलग अलग है। तो उस केस में हम किस तरह से डिसाइड करें, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी DNP रूल की। तो यहां पर अगर आप माइनस आई पावर देखेंगे, यहां पर अगर इन ग्रुप्स की माइनस आई पावर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि सबसे ज्यादा जो माइनस आई पावर होती है वो फ्लोरीन की होती है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है भाई, आयोडीन का जो डिस्टेंस है वो इन सब के रेस्पेक्ट में कम है। अगर कम है तो इस चार्ज को ये बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पर अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं कि आपका आई इफेक्ट कितना इफेक्टिव है, तो यहां पर आप पता चलेगा कि जो माइनस जो आयोडीन होगा
वाला वो जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आयोडीन वाले के सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्या है, डिस्टेंस सबसे कम है, डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, और डिस्टेंस अगर कम है तो आपका आई इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि आई इफेक्ट आपके डिस्टेंस के इनवर्स चलता है, डिस्टेंस ज्यादा होगा आई इफेक्ट कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा आई इफेक्ट ज्यादा होगा। भाई यहां पे डिस्टेंस कम है मतलब इसका इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा आएगा। देन आप नंबर पर मूव करोगे, पता चलेगा यहां पर जो ब्रोमीन है उसका नंबर ज्यादा है देन ब्रोमीन, क्योंकि इसका नंबर क्या था, नंबर ऑफ ग्रुप क्या है यहां पर ज्यादा है भाई। देन आप इन दोनों में कंपेयर करोगे पावर से, तो आपको पता चलेगा फ्लोरीन की पावर ज्यादा है देन फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, इन दोनों को कंपेयर किया है आपने पावर से। तो यहां पर आपके पास क्या चीज समझ आई कि आपके पास अगर चार अलग अलग ग्रुप्स, चार अलग अलग कंपाउंड्स हैं और आपको यह डिसाइड करना पड़े कि भाई इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, वहां पर आपके ग्रुप्स अलग अलग हैं, उनकी डिस्टेंस अलग अलग है, उनकी पावर अलग अलग है, उनका नंबर अलग अलग है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तब आपको डीएनपी रूल के साथ खेलना पड़ेगा। जितना सबसे पहले डिस्टेंस देखो, जिस ग्रुप का डिस्टेंस कम उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा, फिर नंबर ऑफ ग्रुप देखो कि नंबर ऑफ ग्रुप इन तीनों में देखो डिस्टेंस सेम है लेकिन नंबर अलग हो गया, फिर नंबर के साथ खेल लिए। अब यहां पर देखो डिस्टेंस सेम है दोनों में, नंबर भी सेम है, देन पावर के साथ खेलो तो पावर फ्लोरीन की ज्यादा थी तो ये ऑर्डर आया। मतलब इनकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये रहेगी भाई, दूसरे नंबर पर ये रहेंगे, तीसरे नंबर पर ये रहेंगे और चौथे नंबर पर ये रहेंगे। तो यहां से हमारे पास कुछ चीजें निकलेंगी क्या, कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो हमारा आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है भाई, पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिस्टेंस से हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस कम होगा तो आई इफेक्ट ज्यादा होगा, चाहे वो प्लस आई हो या माइनस आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस कम इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम। और यहां पर डीएनपी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डिस्टेंस सेम होता देन आप डिस्टेंस और नंबर सेम होता, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप नंबर एक एक होता, डिस्टेंस भी सेम होता, देन आप पावर के साथ कंपेयर कर लेते। समझ पा रहे हो कि सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, देन नंबर देखना है, देन पावर देखना है। अगर ऐसे फंसोगे बेटा तो डीएनपी रूल बहुत काम का है आपके, ठीक है। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो आपने अगर इफेक्टिवनेस पढ़ लिया है तो फिर आप सही करने वाले हो। तो ये कुछ इंडक्टिव इफेक्ट की बात हुई है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में नेक्स्ट आती है इसकी एप्लीकेशन, जिसमें पहली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी कि आप इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। बॉन्ड क्लीवेज को थोड़ा सा याद करो, बॉन्ड क्लीवेज में जब हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज होता था तो उसमें हमारा कार्बन फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट बनता था, और हेट्रोलाइटिक होता था तो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन एज एन इंटरमीडिएट बनता था। लेकिन अपन ने उसे डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि अपन इंडक्टिव इफेक्ट में उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या करेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की पूरी कुंडली लेकर आएंगे, उनको समझेंगे कि उनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, कौन कम करता है, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।